हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले एक पार्ट और बन चुका है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से है जो कि रिलेटेड है FASB फ्रेमवर्क से। लिस्ट 1 में स्टेटमेंट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में आपका वो स्टेटमेंट किससे संबंधित है ये चीज़ें दी हुई हैं। तो स्टेटमेंट 1 1978 में आया था आपका, वो संबंधित है उद्देश्यों से। वित्तीय प्रतिवेदन जब आप तैयार करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि ए। उसके बाद SAFC 2 ये संबंधित है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से, बी हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद 3 और 6 ये दोनों संबंधित है एलिमेंट्स से, यानी कि वित्तीय प्रतिवेदन जब आप बनाते हैं तो कौन से एसेट्स दिखाना है, कौन सी लायबिलिटीज़ को दिखाना है, उसके साथ साथ कौन सी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं तो कौन कौन से एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को भी आप दिखाएंगे, ये बताता है आपका स्टेटमेंट 3 और 6। और सबसे लास्ट में है SAFC 5 1984 में आया था जो संबंधित है आपका रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट से। मैंने इसको MCQ में इसलिए बनाया है ताकि एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। जैसे पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि SAFC 2 किससे रिलेटेड है, या फिर सवाल ये बन सकता है कि SAFC 1 कौन से साल आया था, तो आपको याद होना चाहिए उसका ईयर भी और वो किससे संबंधित है ये भी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SAFC, जो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे स्टेटमेंट की, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है AS ऑफ स्टेटमेंट अकाउंटिंग। स्टेटमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो है आपका 17। 1 किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से, और 20 किससे रिलेटेड है, अर्निंग पर शेयर से। 25 रिलेटेड है अंतरिम से, अंतरिम रिपोर्टिंग से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, लेखांकन सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया। तो जब भी थ्योरीज बनाई जाती हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, स्थिति का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक परिकल्पना तैयार करते हैं, यानी कि कुछ अनुमान निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस के बेस पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका विश्लेषण करते हैं और सबसे लास्ट में एक थ्योरी को बनाया जाता है। तो इसका आंसर कैसे होगा, 1 3 4 1 2 5। ये आपका सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और सबसे लास्ट में थ्योरी को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, लेखांकन सिद्धांत का एक प्रकार नहीं है। तो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर थ्योरी ये भी इसका पार्ट है, इंटरप्रिटेशनल थ्योरी भी पार्ट है और डिसीजन यूजफुलनेस भी है, लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी नाम का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थ्योरीज इन जनरल, सामान्य सिद्धांतों से संबंधित तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका थ्योरीज कैन कॉन्क्लूड एनी कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज और स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन और प्रोवाइड गाइडेंस इन सर्टेन फिनोमेना। सिद्धांत कुछ घटनाओं में व्याख्या या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सही बात है इसका। दूसरा है थ्योरीज मस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज इंस्टेड ऑफ व्हाट शुड बी, ये ज़रूरी नहीं है और ये ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि थ्योरीज क्या करती हैं, क्या करना चाहिए इसके बारे में बताती हैं, क्या है इसके बारे में नहीं। नेक्स्ट है ऑल थ्योरीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंडक्टिव थ्योरी, ये भी गलत है, कई सारी और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, डिडक्टिव थ्योरी भी है, तो इंडक्टिव थ्योरी पे सभी आधारित रहें जरूरी नहीं है, और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है इन इवेल्युएटिंग वेरियस
रिसर्च स्टडीज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट कंसीडर। विभिन्न शोध अध्ययनों के मूल्यांकन में पहले किस पर विचार करना चाहिए? तो जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमारा जो लॉजिक है सबसे पहले हमारा उस पर ध्यान होना चाहिए, द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज डिडक्टिव थ्योरी जज्ड बाई? निगमनात्मक सिद्धांत को आंका जाता है, तो वो आंका जाता है कौन से लॉजिक और एजम्पशंस की को मान करके वो थ्योरी बनाई गई है, तो लॉजिक एंड एजम्पशंस के आधार पर। नेक्स्ट है एन इंडक्टिव थ्योरी और आर्ग्यूमेंट, आगमनात्मक सिद्धांत रियलाइज ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, सही है कि वो वास्तविक अवलोकन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशेज इट्स ट्रूथ और फॉल्सिटी बाय कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव इम्पेरिकल एविडेंस, ये भी सही है कि जो भी सत्यता या फिर वो झूठ ये सारी चीज़ें बताता है वो जो उसका आधार होता है वो अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर ही हम लोग सच या झूठ को बताते हैं। स्टेटमेंट 2 भी सही है। तीसरा है आर्ग्यू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आपका बन सकता है क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से कि कौन से आर्ग्यूमेंट में या कौन से थ्योरी में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है, या फिर कौन से थ्योरी में हम लोग थ्योरी को जनरेट करते हैं, दुनिया में पहली बार लेके आते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव थ्योरी। और वहीं पर जब डिडक्टिव थ्योरी की बात आती है तो वो क्या करता है? वो कन्फर्मेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए राम इज मॉर्टल, राम मरणशील है, श्याम इज मॉर्टल, तो हम लोगों ने ऐसे ही कई सारे ऑब्जर्वेशन किया, अनुभव के आधार पर हम लोगों ने देखा और प्रमाणित किया, लास्ट में कॉन्क्लूजन क्या निकाला? ह्यूमन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? मरणशील है। ये क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल, एक एक पर्सन को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और सबसे लास्ट में एकदम सामान्यकरण कर दिया, तो ये काम कौन करता है? इंडक्टिव थ्योरी। वहीं पर जब डिडक्टिव थ्योरी की बात आती है तो वहाँ पर पहले हमारा स्टेटमेंट होता है ह्यूमन इज मॉर्टल, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या करता है? देखता है राम एक मनुष्य है, तो क्या राम सच में मरणशील है? तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्क्लूजन ये देता है कि राम इज मॉर्टल। तो ये इंडक्टिव में होता है जब हम लोग जनरल से यानी कि सामान्य से किसी विशिष्ट व्यक्ति की तरफ जाते हैं, वो होता है डिडक्टिव, यानी कि डिडक्ट करना, घटाना, ज़्यादा में से एक को निकालना, राम को निकाले, वो क्या है आपका? डिडक्टिव थ्योरी। जो इंडक्टिव थ्योरी है वो क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ राम थे, यहाँ श्याम थे, इन दोनों को क्या किया? वो एक ग्रुप में शामिल कर दिया, तो वो करता है आपका इंडक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंज स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक सिद्धांत के चरणों को व्यवस्थित करिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्य निर्धारित होते हैं, फिर अनुमान होता है, फिर सिद्धांत और सबसे लास्ट में परिभाषा। ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव, फिर एजम्पशन, फिर प्रिंसिपल और सबसे लास्ट में डेफिनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अकाउंटिंग मेजरमेंट सच एज प्रॉफिट एंड असेट, लेखांकन मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य है। तो लेखांकन मापन में दे आर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट, सही है। इसमें हम लोग जब भी लेखांकन में मापन करते हैं तो वो जजमेंट पे बेस करता है, जो भी उसका अकाउंटेंट रहता है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और वो अपना जजमेंट देता है। नेक्स्ट है दे आर बेस्ड ऑन हार्ड ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक बात का साक्ष्य ही हो, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है, पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग दैट मेक इट यूजफुल टू यूज़र, लेखांकन रिपोर्टिंग की गुणात्मक विशेषता जो उसे उपयोगी बनाती है। तो कौन कौन से लेखांकन का जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें? बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और
तुलनात्मकता भी होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? IASB से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो IASB स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड है, सही है। दूसरा, IASB रिसीव्स फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे नॉन लिस्टेड हो, ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है? द IASB हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट पावर, ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो IASB है वो जो स्टैंडर्ड को निकाले वही हम लोग फॉलो करें। हम कई सारे और स्टैंडर्ड है, जैसे IFRS भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो IASB के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो ये करे कि कंपनियां पे इन्फोर्स करे, उनको दबाव डाले कि आप इस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करिए। और फोर्थ स्टेटमेंट ये सही है कि 2005 से EU ने क्या किया था? IFRS को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए IFRS को अडॉप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड याद कर लीजिएगा कि IASB एक स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड है, उसको फंडिंग मिलती है प्राइवेट सेक्टर से, और उसके बाद 2005 में यूरोपियन यूनियन ने IFRS को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है, व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड कंपनीज? ज़्यादातर कंपनियां कौन वित्तीय विवरण को तैयार करते टाइम कौन से प्रमाप का प्रयोग करती हैं? तो वो यूज़ करती हैं IFRS को, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय गैप? गैप के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? तो उसने 4 सिद्धांत दिया था, ऑब्जेक्टिविटी, मेटेरियलिटी, प्रूडेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों याद रखिएगा। आपसे आंसर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा गैप के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 3 कोई दे देगा और एक दूसरा कोई दे देगा। तो जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन बनाए तो उसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि डुअल एस्पेक्ट, ये तो गैप से ये संबंधित नहीं है, और उस टाइम पे इसका आंसर क्या हो जाता है? डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ वैल्यूइंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड? मानव संसाधन के मूल्यांकन, रिकॉर्डिंग एंड विश्लेषण का लेखा पुस्तकों में लिखने की कला को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग HRA मॉडल डू नॉट कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू? निम्नलिखित में से HRA का कौन सा मॉडल वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं करता है? तो जो HRA का मॉडल है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल मॉडल, एक मॉडल जो PV को कंसीडर करते हैं, एक मॉडल जो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें टोटल 5 मॉडल दिए हैं, इसमें 4 मॉडल दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि बताइए कौन सा प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है? रिवॉर्ड वैल्यूएशन ये कंसीडर करता है, प्रतिस्थापन ये कंसीडर नहीं करता है क्योंकि ये PV को फॉलो करने वाले में से नहीं आता है, नेट बेनिफिट और एग्रीगेट ये सब करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HRA मॉडल डू, बिल्डिंग नहीं है ये बिडिंग है, मतलब जो कौन सा मॉडल है जो मानव संसाधन की नीलामी करता है? तो वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है जो HR हमारे डिपार्टमेंट में है उसको किसी और डिपार्टमेंट में ले जाए तो वहाँ पे उसको कितनी सैलरी मिलती है, वहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू होती है, वही क्या होता है? HR का मूल्य होता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को हम लोग कहते हैं बिडिंग अप्रोच भी इसका नाम देते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बिडिंग अप्रोच किसको कहते हैं, या फिर कुछ और वर्ड्स को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। IASB अस्तित्व में कब आया था? तो IASB आया था 2001 में। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ रीजनिंग
वेयर अ पर्सन टेक्स कॉन्क्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न इज कॉल्ड। तर्क का प्रकार जहाँ पर एक व्यक्ति अवलोकन और पैटर्न के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। आई होप इसका आंसर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या किए थे, राम इज मॉर्टल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन था कि श्याम इज मॉर्टल, और सबसे लास्ट में कॉन्क्लूजन क्या निकाला था, ह्यूमन इज मॉर्टल। तो ये कौन से सिद्धांत में हम लोग कौन से सिद्धांत का जब प्रिपरेशन करते हैं तो किसको फॉलो करके करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग इंडक्टिव अप्रोच में। यानी कि जब आगमनात्मक तर्क की बात आती है तो वो क्या करता है, पहले अवलोकन करता है, पैटर्न के आधार पर सबसे लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।